सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. द प्रिंट में आपका स्वागत है। क्या शशि थरूर और अशोक गहलोत कांग्रेस की किस्मत बदल सकते हैं? क्या आने वाले 2-3 सालों में आम आदमी पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन के उभरेगी? और लेस्टर में दंगे आखिर क्यों हो रहे हैं? पिछले हफ्ते आपने हमें ऐसे ही ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर ऐसे ही सवालों की चर्चा करेंगे, आपके भेजे हुए सवालों की चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं पूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। बहुत पॉलिटिकल हफ्ता है। बिल्कुल बहुत पॉलिटिकल हफ्ता है क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी भी कुछ कर रही है, मोदी जी भी अब जा रहे हैं गुजरात में और दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि ये एससीओ में तो जो हुआ सो हुआ, अब यूएन जनरल असेंबली में सबकी स्पीचेस हो रही हैं, तो काफी एक्शन है। बिल्कुल शेखर, हमारे दर्शक भी काफी इंटेलिजेंट है, काफी स्मार्ट है, सब तरह के सवाल सारे हमारे से ज्यादा गुरु हैं, हम तो बिना बात बोलते हैं यहाँ पे। शेखर चलिए सबसे पहला जो सवाल आ रहा है वो है विभव कवूरी का, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि आप शशि थरूर और अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल होने पर क्या सोचते हैं? क्या ये कांग्रेस पार्टी की किस्मत बदल सकते हैं? देखिए, किस्मत बदलना एक गाना था, मेरे ख्याल 60 के शुरू के दशक, तब मैं बच्चा ही था, तब की फिल्म थी, तो उसका गाना था नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। तो वो बोलता है मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है जी। तो ये तकदीर तो सबकी मुट्ठी में है। आप उसमें अगर मुट्ठी में तकदीर रख के जा रहे हैं, कुछ उसका बना सकते हैं तो बन जाएगा। ये ऐसे तकदीर कांग्रेस पार्टी की नहीं बदलेगी कि कोई इसको प्रेसिडेंट, इसकी जगह उसको बना दिया। देखिए, जो वोटर है ना, वोटर बहुत सोच समझ के अपना माइंड बदलता है जी। जो आपको लॉयल वोटर है, चले आ रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन उसको भी अगर माइंड बदलवाना हो, अब आप देखें कि 2 चुनाव हो गए जिसमें कांग्रेस पार्टी के, एक में 42 एक में 52 सीटें आई, बीजेपी ने उसको वाइप आउट कर दिया। उसके बावजूद 20% लोगों ने भारत में वोट कांग्रेस पार्टी को ही दिया जी। मतलब उनका माइंड भी मोदी जी भी चेंज नहीं कर पाए। तो वोटर आसानी से माइंड चेंज नहीं करते। थोड़े वोटर नहीं है, 13 करोड़ वोटर हैं। बीजेपी के 22.5 करोड़ वोट आए, कांग्रेस के भी 13 करोड़ वोट आए, हालांकि सीटें उनकी सिर्फ 42 और 52 आई। तो ये जब वोटर का माइंड एक बार बना होता है, अब जो जिस वोटर का माइंड बना हुआ है नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए, उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना ही तो कांग्रेस की किस्मत बदलना है। वो सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि आपने एक इलेक्शन कर लिया और किसी और को बना दिया आपने अपना अध्यक्ष। ये बहुत एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं सत्ता के लिए। सत्ता वैसे नहीं मिलती और गई हुई सत्ता तो आराम से वापस आती नहीं है। शेखर, अगला सवाल भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, संकल्प का सवाल है, जो कि हमारे मेंबर है, थोड़ा लंबा सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि G23 के एक नेता ने भारत जोड़ो को एक बॉम्ब ब्रांड के लिए एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज बुलाया, जिसका सोर्स वो हमारी सहकर्मी इशादता लहरी को ही बता रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि जहां यूपी, दिल्ली, गुजरात और यहाँ तक कि विजयन के केरला के मॉडल्स का युद्ध चल रहा है, वहीं भारत की सबसे पुरानी पार्टी किसी को भी मैदान में नहीं उतार पा रही है। यात्रा के बावजूद अगर गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव परिणाम वो बोल रहे हैं गोज टुवर्ड्स द साउथ, और अगर आप टॉप पर आ जाती है तो क्या भारत की सबसे पुरानी पार्टी नॉर्थ में बैनिश हो जाएगी? राहुल गांधी के अपने बबल के बावजूद कांग्रेस को पहले ही अधिकांश दक्षिणी क्षेत्रों से निष्कासित कर दिया गया है। देखिए, इस समय आम आदमी पार्टी ऊपर की तरफ जा रही है। इस हफ्ते का जो मेरा नेशनल इंटरेस्ट है वो भी इसी के ऊपर है। आप पढ़िएगा, उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो यही है कि आम आदमी पार्टी इस समय भारत में बीजेपी को छोड़ के सिर्फ 2 पार्टियां हैं जो एक से ज़्यादा राज्य में जिनका राज है। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है, आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब में है। लेकिन आप ये देखिए कि मूवमेंट किसके साथ है जी, मोमेंटम किसके साथ है। जो मोमेंटम इस समय है वो आम आदमी पार्टी के साथ है। और आम आदमी पार्टी का टारगेट जो है वो भी बड़ा शार्पली डिफाइंड है। उससे पता है इस समय हमें गुजरात इलेक्शन में और हिमाचल में
कुछ करना है, कांग्रेस सोच रही है देश को जोड़ना है, तो देश को जोड़ते जोड़ते तो कुछ और समय चलेगा लगेगा जिसको हम कहते हैं इंटेंजिबल है। उसको ये नहीं कह सकते हाँ जी अब देश जुड़ गया, ये देखिए गांठ लगा दी, मैंने वेल्डिंग कर दी, ये देश जुड़ गया। ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। वो तो एक चलती रहती है, एक तरह की फिलोसॉफिकल प्रोसेस होती है। लेकिन जो टारगेट राजनीति में होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आम आदमी पार्टी का भी टारगेट है कि गुजरात में चाहे 15-20 सीटें ही आ जाएं, हिमाचल में 2-3 आ जाए, लेकिन जिस समय उनके किसी भी स्टेट में इनमें 2-4-5 सीटें भी आ गई तो वो नेशनल पार्टी हो जाएंगे। अब वो दूसरी पार्टी है जिसकी 2 स्टेट्स जिसका पैन स्टेट एक फुटप्रिंट है, मतलब 2 स्टेट्स के बीच में। अब गोवा में भी उनकी सीटें हैं और गोवा में भी उनकी जो सीटें आई वो कांग्रेस के वोट लेके ही आई। तो कांग्रेस के वोट को इस समय खतरा वहां पे हो रहा है। कांग्रेस को खतरा इस समय बीजेपी से नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जहां जो लेना था कांग्रेस से बीजेपी ले चुकी है। बीजेपी कांग्रेस में जहां पे जब डायरेक्ट झगड़ा होता है, डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होता है, वहां पे बीजेपी का जो जीतने की दर है वो 94% है जी। अगर 100 जगह हो तो 94 में बीजेपी जीतती है, 6 में कांग्रेस जीतती है। तो बीजेपी को अभी कांग्रेस से लेने के लिए कुछ बचा नहीं है और कांग्रेस के पास बीजेपी को कुछ देने के लिए नहीं बचा है, तो उन्हें चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि हमारा वोटर बीजेपी के पास चला जाएगा। कांग्रेस की इस समय जो चिंता होनी चाहिए, अगर उनके अंदर थोड़ी सी जैसे कहते हैं कि एक यथार्थवादी वो हों, तो ये सोचें कि देखो हमारा मुकाबला भी है कि हम नंबर 2 पार्टी रह पाएँ और पैन नेशनल पार्टी रह पाएँ, क्योंकि अभी वो भी जो हमारा स्टेटस है उसके ऊपर चैलेंज जा रही है। क्योंकि राजनीति में ये नहीं होता कि आपके पास 12 करोड़ या 13 करोड़ वोट हैं सारे देश में, उससे सीटें कितनी बनती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मोमेंटम किसके साथ है। तो आप चाहे यहाँ बैठे हो, लेकिन अगर नीचे से कोई आ रहा है और आप फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे घट रहे हैं जो कांग्रेस का है, और नीचे से कोई आ रहा है जो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है सीधा, तो आपको तो एक दिन छोड़ ही देगा वो। तो मोमेंटम कांग्रेस के पास नहीं है। उसको शिफ्ट करने के लिए कांग्रेस को लेकिन कांग्रेस बीजेपी पर ही पूरी तरह फिक्सेटेड है, बीजेपी पर, आरएसएस के ऊपर। तो उन्होंने अब वो भी राजनीति खेलते हैं, हो सकता है जैसे उनके इस समय कौन थिंक टैंक है, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश या 2-4 लोग और होंगे, राहुल और प्रियंका सोनिया तो होंगे ही। उनकी शायद यही सोच हो कि जिसको कहते हैं इंग्लिश में लेट्स गो फॉर ब्रोक, हम सबसे बड़ी चीज़ के लिए जाते हैं, मोदी जी को ही हराते हैं। तो मैं कहूँगा कि वो थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस है जी। आम आदमी पार्टी पर ही जाहिर सी बात है कई हमारे दर्शकों की दिलचस्पी है, काफ़ी सवाल इन पे आए हैं। कौस्तुभ सौकार जो कि हमारे मेंबर हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि आने वाले 1-2 सालों में आम आदमी पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन के उभरेगी। बोल रहे हैं कि आईएनसी की खस्ता हालत को देख के तो यही लगता है देश को एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है। देखिए, आम आदमी पार्टी एक तरह का मैं कहूँगा कि इफेक्टिव विपक्ष है, क्योंकि उनको राजनीति करनी भी आती है, उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल आता है, उनको शोर करना आता है, उनको सड़क पे आके भी धरना देना आता है। तो वो स्ट्रीट फाइटर्स हैं। अब देश में दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की क्या परिभाषा है? अगर परिभाषा है किसकी सीटें दूसरी सबसे ज़्यादा होंगी, तो अभी तो लगता है कांग्रेस की ही होंगी, क्योंकि उनको दक्षिण से सीटें मिलेंगी और कुछ कहीं कहीं उनके जैसे महाराष्ट्र में कुछ सीटें हैं, ऐसे मिलती रहेंगी। और हो सकता है कि पक्का नहीं है, पर हो सकता है कि इस बार कभी राजस्थान में 1 आधी, मध्य प्रदेश में 1 आधी, बिहार में 2-1 मिल जाएं, तो कांग्रेस ही जहाँ तक रहेगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी 40, 50, 55, 60 का आंकड़ा पहुँचना ज़रा मुश्किल लगता है। हालांकि अब 2 साल बचे हैं, कुछ भी हो सकता है 2 साल में, लेकिन जो एक प्रेजेंस है, जो कि एक इफेक्टिवनेस है, जो कि ये इम्पैक्ट है जी, उसमें आम आदमी पार्टी अब बड़ी विपक्षीय पार्टी बनती जा रही है। तो उसमें ना YSRCP, ना TRS, TMC भी नहीं। हालांकि TMC बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रहेगी बीजेपी की, लेकिन TMC भी उस हद तक आगे नहीं जा सकेगी क्योंकि वो एक राज्य की पार्टी है। लेकिन आम आदमी पार्टी मल्टी स्टेट पार्टी है, कई राज्यों में है और राज्यों में बढ़ रही है। और उससे बड़ी बात यह है कि शहरों की पार्टी है अभी जी। तो शहरों में आपको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आम आदमी पार्टी एक राइजिंग पावर है।
अगला सवाल जो है वो रोहित श्रीवास्तव का है, जो कि हमारे मेंबर हम पूछ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति की, अब वो रणनीति बोल रहे हैं कि वो ध्रुवीकरण वाले हिंदू मुस्लिम मुद्दों के इर्द गिर्द नहीं रहते हैं, ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है खासकर गुजरात में। क्या वो इस तरह के मुद्दों से न जुड़कर भाजपा को ध्रुवीकरण के लाभ से सफलतापूर्वक वंचित कर रहे हैं? देखिए, ध्रुवीकरण पे उनको ये समझ आ गया है कि वो बीजेपी को हरा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो बीजेपी का मुकाबला करेंगे ध्रुवीकरण में तो ज्यादा हिंदू की बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो करेंगे तो मुसलमान वोट जाएगा। अगर थोड़ी भी मुसलमान की बात करेंगे तो वो ध्रुवीकरण के शिकार हो जाएंगे जी। ध्रुवीकरण को काउंटर करने की बजाय तो वो बहुत ध्यान से एहतियात से खेल रहे हैं इस खेल को। इसलिए वो ना राष्ट्रवाद के ऊपर झगड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी को राष्ट्रवाद के ऊपर नीचा दिखाना बहुत मुश्किल है जी। और हिंदुत्व और जो कम्युनल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है उस पर इसलिए नहीं करते कि जैसे नजर आया कि लोगों में खबर फैल गई कि आप प्रो मुस्लिम हैं तो आप ध्रुवीकरण के शिकार हो जाते हैं जी। तो इसलिए वो जो एक जमाने में होता था रोटी कपड़ा और मकान, तब हो गया ये सेहत, पढ़ाई और बिजली, मुफ्त बिजली, ना सिर्फ बिजली। सो हेल्थ, एजुकेशन, फ्री पावर, वेलफेयरिज्म, या और तीसरी बात ये कि हम करप्ट नहीं है। अब हो सकता है अब बीजेपी वाले कहेंगे नहीं ये तो करप्ट है, हमने इतने केसेस कर दिए हैं, लेकिन देखिए ये सच बात है कि आम जनता ये नहीं मानती कि आम आदमी पार्टी के नेता करप्ट हैं जी। और जनता का कोर्ट जो होता है पॉपुलर ओपिनियन, वो बहुत एक उसका बहुत महत्व होता है, उसका हम मजाक नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये भी कह दें कि चलो वो करप्ट, उनकी इमेज जितनी साफ है वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो नागरिक के साथ जो व्यवहार है उनकी सरकार का, नागरिक को जो डिलीवरी होती है सर्विसेज की या नागरिक का जो टैक्स के लिए होता है, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए होता है या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होता है, इन सब बातों में एक फ्रिक्शन होता है। जब नागरिक जाके नौकरशाही से मिलता है तो एक फ्रिक्शन होता है, मुश्किल होती है, कहीं पैसे देने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है। तो वो सब जो है वो उन्होंने बहुत कम किया है। तो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो लोएस्ट लेवल पे जो नागरिक को है वो फ्रिक्शन फ्री है, रिलेटिवली फ्रिक्शन फ्री है, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। तो उससे वो उसी पर अपने आप को सीमित करके रह रहे हैं उनको लगता है कि उसमें खतरा नहीं है। इसीलिए आप देखिए जो आम आदमी पार्टी के सब नेता हैं उनकी दीवार पे जो फोटो भी लगी होती है वो गांधी जी की भी नहीं होती, नेहरू जी को तो खैर छोड़ दीजिए, गांधी जी की भी नहीं होती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी नहीं होती, वो सिर्फ होती है भगत सिंह की, शहीद भगत सिंह और अंबेडकर, क्योंकि वो दो ऐसे हमारे इतिहास में दो ऐसे शख्सियत हैं जो बिल्कुल ध्रुवीकरण नहीं करती हैं, पोलराइजिंग नहीं है। गांधी भी पोलराइजिंग है, नेताजी भी पोलराइजिंग है, सरदार पटेल भी पोलराइजिंग है, क्योंकि उन सबका आज की राजनीति में इस्तेमाल और पार्टियां कर रही हैं जी। और कई लोग होंगे जो एंटी गांधी हैं, प्रो गांधी हैं, एंटी गांधीयन है, प्रो गांधीयन है, लेकिन भगत सिंह और अंबेडकर से कोई बहस नहीं कर सकता है जी। तो इसीलिए भगत सिंह और अंबेडकर लगा के रखते हैं। तो उन्होंने जो अपना आइडियोलॉजी के बिना एक राजनीति बनाई है उसको बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला बना लिया। हालांकि मुझे लगता है कि टेम्परेरी रहेगा, अच्छा, क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में और राजनीति में बिना आइडियोलॉजी के आप बहुत दिन नहीं चल सकते हैं। तो आइडियोलॉजी राजनीति में क्या होता है, अगर राजनीति एक गाड़ी है तो आइडियोलॉजी उसका इंजन है। अब बिना इंजन के गाड़ी कैसे चल सकती है जी। कभी कभी चल जाती है 2-4-5 दिन। तो ये बल्कि एक पुराना एक जोक है कि जर्मनी में कोई BMW की बहुत नए मॉडल की गाड़ी थी, 3-4 दिन खूब चली, फिर एक दिन अचानक रुक गई वो ऑटोबान पे, जो जर्मनी के जो हाईवे होते हैं। तो फ़ोन किया गया कि कितनी बड़ी हमारी बेइज्जती हो गई कि इतनी बड़ी कंपनी BMW 3 दिन के बाद गाड़ी बंद कैसे हो गई, और किसी को समझ नहीं आ रहा ठीक कैसे करें। तो सर्विस वाले आए हेलीकॉप्टर पे, सब जोक है। आए तो वो ऑटोबान पे रुके, उन्होंने गाड़ी को चेक किया, फिर उस गाड़ी का बॉनेट खोला तो देखा गाड़ी में तो इंजन ही नहीं है। तो बोले इस गाड़ी में तो इंजन ही नहीं है, आपकी गाड़ी तो रुकनी थी। तो जिसने गाड़ी खरीदी थी उसने कहा भैया अगर इंजन नहीं है तो 3 दिन से चल कैसे रही है? तो उसने कहा ये चल रही है रेपुटेशन पे।
क्योंकि ये BMW की रेपुटेशन है। तो उसी तरीके से हो सकता है कि बिना इंजन की गाड़ी की तरह से, जैसे वो 3 दिन चल गई थी, बिना आइडियोलॉजी की राजनीति भी कुछ दिन चल जाए, लेकिन उसके बाद फिर वो रुक जाएगी। उसके अंदर वो आइडियोलॉजी का इंजन डालना पड़ेगा ही। जी। अगला जो सवाल आ रहा है वो आ रहा है जॉय रूथ से। वो पूछ रहे हैं कि लेस्टर में भड़के दंगों पर अपनी राय दें आप। देखिए, लेस्टर में भड़के दंगे, पहली बात तो है कि बड़ी गलत बात है और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उपमहाद्वीप के लोग, हिंदू और मुसलमान, वहाँ पे अपनी जो सबसे गलत साइड है हमारी, सबसे चीप, सस्ती और घटिया साइड हम दिखा रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे भारतीय मूल के हो, चाहे पाकिस्तानी मूल के हो। ये बात तो ठीक है कि जहाँ भी गए अपनी औकात दिखाई दी तो डूब के मर जाओ। दूसरी बात ये है कि इन कुछ देशों में जहाँ, जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं, हालांकि मुझे डायस्पोरा शब्द पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है डायस्पोरा एक स्पेसिफिक टू जूइश फेथ है, क्योंकि सब लोग एक सीड से आए। तो पर फिर भी तो ये लोग अपने देश की तकलीफ़ें वहाँ ले जाते हैं और अपनी दुश्मनियाँ भी वहाँ ले जाते हैं। तो लेस्टर में अच्छा है कि वहाँ की सरकार ने उसको ठीक तरह से कंट्रोल किया, जो कि मैं कहूँगा कि बहुत बेहतर है उससे जिस तरीके से कनाडा की सरकार वहाँ पे जो हमारे जो सो कॉल्ड खालिस्तानी रेफरेंडम वगैरह करते हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी वो लोग एक आग लगने दे रहे हैं। और उसी लिए भारत सरकार ने, हम जब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, भारत सरकार ने अब एक वार्निंग इशू की है, जो भारत के विद्यार्थी वगैरह जा रहे हैं कनाडा पढ़ने के लिए या जो काम करने के लिए जा रहे हैं, कि भाई कनाडा जा रहे हो ज़रा ध्यान से रहना, आपके ऊपर हमले हो सकते हैं, एथनिक रेसिस्ट अटैक वहाँ पे हो सकते हैं। तो ये अब ये मैं क्या बताऊँ, लेस्टर में जो हो रहा है कि लोग वहाँ के लोग हमारे ऊपर, देसी लोगों के ऊपर हंस रहे होंगे। अगला जो सवाल आ रहा है, इनका यूज़र नेम है AB9211, ये भी हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि कई जगहों पे भारत में कैटल में लंपी इन्फेक्शन देखा जा रहा है, बीमारियों को कब महामारी माना जाता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, मुझे एग्जैक्टली अभी इस समय ये नहीं पता कि जानवरों की बीमारियों के, मवेशियों की, कैटल जिन्हें कहते हैं, उनकी बीमारियों का क्या क्राइटेरियन होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो बीमारी है, ये वायरल बीमारी है और फैली है भारत में, बहुत फैली है, और इसका टीका भी होता है। लेकिन पहले टीका बहुत बड़े स्तर पर लगाया नहीं जाता था, अब ये टीका कई राज्य लगा रहे हैं। पर इसके अंदर एक और कहानी भी है। वो कहानी ये है कि एक स्टोरी हमारे यहाँ ही हुई थी, आप उसको अगर पढ़ेंगे, हम उसका लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथियों ने की थी। उसमें यह था कि गुजरात जैसे है, गुजरात में सबसे पहले ये लंपी स्किन डिजीज़ फैला और बहुत जानवर मारे गए, बहुत मवेशी मारे गए। उसके बावजूद, इतनों के मरने के बावजूद, गुजरात में जो दूध का उत्पादन था कम नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या, ये तो कुछ जादू ही लगता है ना। तो जादू कुछ नहीं है उसमें। बात यह है कि बहुत ये जानवर जो बीमार होकर मरे, ये बहुत बूढ़े जानवर थे जो दूध अब नहीं दे रहे थे, बूढ़े थे, कमज़ोर थे, उनका इम्यूनिटी लो था। क्योंकि जानवर, चाहे वो हम इंसान हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे वो सांप हो, जो भी जानवर होता है उसकी इम्यूनिटी होती है। और जब उसकी इम्यूनिटी कम होती है तब उसको बीमारियां लगती है, ख़ास करके वायरल बीमारियां लगती हैं। तो ये क्योंकि, और जैसे जैसे सब किसी की उम्र बढ़ती है वैसे इम्यूनिटी कम भी होती जाती है। जैसे आप कोविड में देखें तो ज़्यादातर जो 90% की से ऊपर लोग मरे, वो मैं कहूँगा 55-60 से बड़ी उम्र के लोग मरे। नौजवान लोग आमतौर पर निकल गए हफ्ता भर बीमार होके। तो ऐसे ये थोड़ी बड़ी उम्र के जानवर हैं और ये दूध देने वाले अब नहीं थे। अब इतने सारे पहले क्यों नहीं मरे, अब क्यों मरे? तो उसका उत्तर हमारी राजनीति में है। क्योंकि एक ज़माना था, करीब 5-7 साल पहले तक, आपका मवेशी जब बूढ़ा हुआ, दूध देना बंद किया, आपने किसी को बेच दिया। बेचने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है, वो मवेशी की किस्मत। क्योंकि तब तक जो मवेशी थे उनको एक तरह से एक इकोनॉमिक एसेट की तरह देखा जा रहा था कि इकोनॉमिक एसेट है, मेरी गाय है, मैं उसको खिला रहा हूँ खाना, वो भूसा जो खिला रहा हूँ, फिर मुझे दूध देती है, तो मेरे पैसे रिकवर हो जाते हैं। जब गाय दूध देना बंद करती है तो मैं उसको बेच देता हूँ, कुछ पैसा मुझे मिल जाता है बेचने का। फिर जो खरीदता है वो हो सकता है उसको मीट में इस्तेमाल करे, और या हो सकता है कि उसका फिर चमड़ा
जब मीट में इस्तेमाल करके, तो एक गाय या भैंस ये इकोनॉमिक एसेट था जी। अब जो है इतनी मनाही हो गई है, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं कि आप बूढ़े जानवर को बेच नहीं पा रहे हैं, बूढ़े मवेशी, तो वो घूम रहे हैं। जैसे कि यूपी में इस इलेक्शन में बड़ा इशू था खुला सांड का इशू, कि हर जगह खुले घूम रहे हैं। तो ये जो खुले घूम रहे हैं, दूध नहीं देते हैं, कोई इनका ध्यान नहीं रखता है, बूढ़े भी हो गए हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, इसलिए ये बहुत फैल रहा है। जो अभी तक का रिकॉर्ड है उसमें आप देखिए कहीं भी जहाँ ये फैला है वहाँ दूध की प्रोडक्शन कम नहीं हुई है। और उसमें एक सबक है, ये बात मैं बहुत ध्यान से कह रहा हूँ और बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो धार्मिक आस्था होती है वो धार्मिक आस्था होती है, लेकिन धार्मिक आस्था का खामियाजा इस केस में थोड़ा जानवरों को भी भुगतना पड़ रहा है। अब या तो इतनी गौशाला बन जाएं जहाँ पे ये सब गाय रहे, उनका बहुत ध्यान रखा जाए, लेकिन फिर भी जो जब बूढ़ी होती जाएंगी या बूढ़े होते जाएंगे तब उनकी इम्यूनिटी लो होगी ही, क्योंकि जिसको कहते हैं, डार्विन ने भी लिखा था, एक नेचुरल सिलेक्शन होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। हम सब चाहते हैं कि हम 500 साल तक जिए और 500 साल तक सिर्फ 28 साल की उम्र में जिए, है ना, पर ऐसा हो तो नहीं सकता है कभी जी। तो ये एक प्रकृति के साथ भी एक हमारी कुश्ती चल रही है। अगला जो सवाल है वो आया अरविंद TSY से, जो कि हमारे मेंबर हैं। इस बार शेखर बहुत सारे मेंबर्स के सवाल आए हैं हमें। वो पूछ रहे हैं कि आपने बताया कि यूक्रेन और रूस मिलाकर वैश्विक गेहूं निर्यात में 70% का योगदान करते हैं। अब पूछ रहे हैं क्या भारत सरकार के पास MSP पर सभी सरप्लस गेहूं खरीदकर ग्रेन डिप्लोमेसी यानी कि अनाज कूटनीति जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी वो कर रहे थे, इसमें शामिल होने का अवसर है? वो पूछ रहे हैं कि कूटनीतिक रूप से ये लाभ उठाने के अलावा सरकार निश्चित रूप से फार्मिंग कम्युनिटी के वोट बैंक में भी लोकप्रिय हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मेंबर हैं, और बाकी सब मेंबर्स का भी। ये मेंबर आप हमें 159 रुपीज़ 159 एक महीने के देते हैं, उनसे हम बहुत अच्छी पत्रकारिता करके आपको दिखा पाते हैं, तो आपका बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि आप में से बहुत मेंबर्स ने कहा है और ठीक कहा है कि हम सारे बेनिफिट्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स को हैं, जो हमारी वेबसाइट के, आपको नहीं दे पाते हैं। वो इसलिए नहीं कि हम देना नहीं चाहते, वो इसलिए कि हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि आप कौन हैं और आप तक कैसे पहुँचे। तो इसके लिए हमने एक ईमेल एड्रेस बनाया है, members@theprint.in। तो आप हमारे मेंबर हैं, वहाँ पे हमें आपके सिर्फ 5-7 सेकंड लगेंगे, अपना एक नाम लिख के हमें मेल कर दीजिए, उसके बाद से उसी ईमेल पर हम आपको सारे सब्सक्राइबर बेनिफिट्स भेजने शुरू कर देंगे। तो वो तो कह दिया। अब बात आई ग्रेन डिप्लोमेसी की। देखिए, अगर दुनिया जैसे नॉर्मल होती है वैसे हो जाए तो दुनिया में गेहूं की ऐसी कमी है ही नहीं, फिर गेहूं का दाम भी कम हो जाएगा। ये तो लड़ाई की वजह से एक कमी पैदा हुई है जी। लेकिन अगर आप गेहूं को स्पेसिफिकली देखें तो भारत के पड़ोस में देशों को गेहूं की ज़रूरत है। जैसे बांग्लादेश को गेहूं की ज़रूरत है। भारत ने इस साल भी, जबकि भारत में इतनी बड़ी फसल नहीं हुई, बांग्लादेश को गेहूं बंद नहीं किया, उसको दिया। पाकिस्तान को गेहूं की कमी है। एक ज़माना था पाकिस्तान गेहूं में सरप्लस था, पर उनके यहाँ उनकी जो जनसंख्या है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में आप समझें कि जनसंख्या अब बहुत तेज़ी से बढ़ना कम हुई है, पाकिस्तान में भारत से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जी। तो वहाँ पे भी गेहूं की कमी है। लेकिन वहाँ भी अगर उनको गेहूं की ज़रूरत हो तो हमसे महंगा क्यों लेंगे? वो तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है उसमें से खरीदेंगे। गेहूं के आप फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं। तो ये ग्लोबल कमोडिटी है। तो ग्रेन डिप्लोमेसी बहुत अच्छा आइडिया है जब आपके पास ग्रेन हो। जैसे भारत के पास कई सालों से बहुत ज़्यादा चावल रखा हुआ है, तो इस साल थोड़ी चावल की फसल कम होगी क्योंकि ये जो बारिश आई है मानसून बहुत पैची आई है। अब दिल्ली में, उत्तर भारत में भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, 2 दिन से गुड़गांव वगैरह में सड़कें डूब गई हैं। तो ये एक तरह से पार्टिंग गिफ्ट है ये मानसून का। मानसून तो 20 तारीख को तो फॉर्मली विड्रॉ कर जाता है जी। जो मानसून की जो विड्रॉ करने की तारीख है दिल्ली से जैसे वो 20 सितंबर है, और ये 21-22 को कुछ अच्छा लगा होगा कुछ वरुण देवता को कि लोग परेशान हो रहे हैं तो हमें बारिश दे गए। तो
क्योंकि बारिश पहले टाइम पे नहीं आई थी, इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में इस साल धान की खेती कम हुई है, धान की बुवाई कम हुई है। तो भारत में इतना धान पैदा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भारत के पास धान का इतना स्टॉक पड़ा हुआ है कि किसी देश में कमी हो तो भारत में ग्रेन डिप्लोमेसी कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को हमें सिर्फ ग्रेन डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी जो खेती बाड़ी है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्म सेक्टर है, वो बूम कर रहा हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो, तो आप अलग अलग तरह की फसल पैदा कर सकते हैं। दुनिया में कभी सोयाबीन की कमी होती है, दुनिया में खाद्य तेलों की हमेशा कमी होती है, भारत में बहुत कमी है। करीब लगभग 2/3 हमारी ज़रूरत जो खाद्य तेलों की है वो हम आयात करते हैं, इसीलिए इतना पाम ऑयल हम खरीदते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया से। तो आप किसी चीज़ की भी डिप्लोमेसी कर सकते हैं जो आपके यहाँ पैदा होती है। आप मक्की की कर सकते हैं, सब इस समय दुनिया में मक्की की भी शॉर्टेज है। अब मक्की हमारे देश में ठीक है, मक्की का भुट्टा बहुत अच्छा लगता है, मक्की की रोटी, सरसों का साग भी लोग खाते हैं, लेकिन आम तौर पे हमारी कोई बड़ी कम्युनिटीज़ के अंदर मक्की हमारा स्टेपल नहीं है। हम गेहूँ या चावल खाने वाले, कहीं रागी खाने वाले, मक्की बहुत कम। लेकिन अफ्रीका जैसे आप देखिए, अफ्रीका में मक्की बहुत खाई जाती है और मक्की भी यूक्रेन और रूस से बहुत एक्सपोर्ट होती है, तो उसकी भी कमी हो गई है। तो भारत को ये देखना चाहिए, भारत की सरकार को जो हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसको रिफॉर्म करना चाहिए। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि जो हमारे यहाँ फार्म बिल्स आए थे ये अच्छे बिल्स थे, ये फार्म सेक्टर में सुधार ला रहे थे। बदकिस्मती ये है कि क्योंकि मोदी सरकार ने उसको बिना डिस्कशन के ऑर्डिनेंस के ज़रिए पास करके फिर पार्लियामेंट में डिबेट किए बिना एकदम लोगों को ऐसे लगा हमारे सिर पे थोप दिए गए हैं और उनको रोकना पड़ गया। क्योंकि अगर वो होते उसके बाद आप फ्यूचर्स खरीद सकते हैं, आप फ्यूचर्स देख सकते हैं, किसान को समझा सकते हैं कि इसके फ्यूचर्स क्या है, इसका दाम बढ़ने वाला है, इसका दाम घटने वाला है। अभी मैं पुणे में था 2 दिन पहले, एक लेक्चर देने के लिए गया था, तो उसके बाद मुझे कुछ लोग मिले, वो खेती बाड़ी सेक्टर के लीडर हैं वहाँ पे। वो आए थे जो नासिक वगैरह जहाँ पे प्याज उगता है, भारत का सबसे बड़ा प्याज ऑनियन ग्रोइंग एरिया, प्याज का एरिया वही है। तो उन्होंने कहा हमारा हाल देखिए बहुत ख़राब है, प्याज का दाम बहुत कम हो गया। तो मैंने कहा अरे अभी तो प्याज का दाम बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्याज तो अभी प्लांट होगी, क्योंकि प्याज का तो अब ऑफ सीज़न है, तो इस टाइम तो कमी होनी चाहिए। तो उसने कहा नहीं, लेकिन बढ़ेगा तब अगर हम उसको निर्यात कर सकें। सरकार ने निर्यात को बैन कर दिया है कि हमारे देश में इसका दाम ना बढ़े, तो किसान सफ़र कर रहा है। तो जिस चीज़ को हम बढ़ा के, अगर उसको पहले पता हो इस टाइम में दाम बढ़ेंगे, दुनिया क्या एंटिसिपेट कर रही है, इसको प्लांट करो, इसको ना प्लांट करो। तो जो एक और नॉनसेंस होती है हमारे यहाँ कि किसान बेचारे गुस्से में आके सड़क के ऊपर अपना सारा टमाटर की ट्रॉली फेंक देते हैं या प्याज की ट्रॉली फेंक देते हैं, तो वो भी नहीं होगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारे यहाँ जो राजनीति है ना, वो सब उपभोक्ता के ऊपर केंद्रित है, क्योंकि उपभोक्ता के लिए टीवी चैनल शोर करते हैं, अरे प्याज महंगी हो गई, लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं, हाउसवाइफ की आंखों में आंसू आ रहे हैं, गृहिणी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, अरे बेचारे किसान का क्या होगा, किसान को भी तो दाम कभी मिलना चाहिए ना। तो अगर आपको लगता है कि उपभोक्ता के लिए दाम ज़्यादा हो गया, तो आप उपभोक्ता को सब्सिडी दे दीजिए, लेकिन किसान से क्यों उसको सब्सिडाइज करा रहे हैं आप? अगला जो सवाल है वो सुमन मनोचा का आ रहा है, जो कि हमारे मेंबर पूछ रहे हैं कि बोल रहे हैं नमस्ते शेखर सर, मैंने रिसेंटली द प्रिंट का सब्सक्रिप्शन लिया है और बोल रहे हैं कि मेरा सवाल T20 वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन बॉलिंग बहुत वीक है? मोहम्मद शामी को टीम में नहीं रखने का क्या रीज़न है? देखिए, पहली बात तो धन्यवाद आपका हमारे सब्सक्राइबर होने का। इससे नज़र आता है कि आप जिसको कहते हैं कि योर हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, आपका दिल ठीक जगह है, लेकिन आप दिमाग के भी बड़े उम्दा इंसान हैं जी। तो आप जैसे बहुत सारे और चाहिए हमें। T20 भारत की बॉलिंग इस समय वीक है, जो कि एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि अभी आप देखें जैसे टेस्ट क्रिकेट में भी आप देखें तो भारत की बॉलिंग 3 साल से भारत को संभाल रही है, भारत की बैटिंग वीक हो गई थी, लेकिन भारत की बॉलिंग में एक तो समस्या है कि कुछ समय से हमने देखा नहीं कि बुमराह खेल रहे हैं। अभी भी पहले मैच में तो नहीं खेले थे, तो पता नहीं उनकी फिटनेस का क्या है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स का फिटनेस का बहुत मसला रहता है। तो ये ज़रूरी है कि BCCI जो है वो जो हमारे फास्ट बॉलर्स का जो वर्कलोड है
उसको बड़ा ध्यान से संभाले। जी। बुमराह जैसा खिलाड़ी सिर्फ टेस्ट मैच खेलना चाहिए या आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स खेलना चाहिए, वो बाकी आईपीएल शाईपीएल कहीं नहीं खेलना चाहिए। उसके लिए उसको कॉम्पेंसेट करने का एक मैकेनिज्म बन सकता है। ऐसे शामी हैं, शामी को भी एक इंजरी थी, अभी तो वो खेल रहे होते लेकिन उनको कोविड हो गया। अब कोविड के बाद तो किसी का कंट्रोल नहीं है, तो लगता है शामी आएंगे। लेकिन भारत की एक कमजोरी है कि जो डेथ ओवर्स हैं, जो आखिरी 4-5 ओवर्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं T20 में, उसमें वेरिएशंस वाले अच्छे बॉलर नहीं हैं। तो फास्ट बॉलर हमारे पास बहुत हैं जी, स्पीड में भी है, लेकिन उनके पास जो लास्ट 4-5 ओवर की वेरिएशन चाहिए वो नहीं है। तो वो इस समय, अब ये अजीब बात है कि हमारे यहाँ आईपीएल भी है, इतनी प्रैक्टिस भी होती है, वो नहीं है। और कुछ सिलेक्शन भी उल्टा सीधा ही हुआ है। अब आप बोले कि एशिया कप में आपके फास्ट बॉलर, लीडिंग फास्ट बॉलर आपके सिर्फ भुवनेश्वर कुमार है। मान लीजिए उनको भी कुछ हो गया होता, फिर आप कैसे हो, आप तो ओपन करने वाले नहीं रहते। अवेश खान वहाँ पे इंजर्ड हो गए। तो ये इतनी हमारी फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है, इतनी डेप्थ है। अगर लोगों की कमज़ोरी है डेथ ओवर्स की, तो उनको ट्रेन करके क्रैश कोर्स की तरह उनके साथ काम करके भारत को कम से कम 4-5 अच्छे फास्ट बॉलर्स आगे रखने चाहिए। अब आप देखें कि हमारी एक टीम है जिसमें 2 खिलाड़ी इतनी बड़ी उम्र के हैं, दिनेश कार्तिक और रविचंद्रन अश्विन। तो कोई उम्र के में खिलाफ नहीं हो, लेकिन जो T20 है ये बहुत नौजवान खिलाड़ियों का खेल है। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि हमारे पास इतनी टैलेंट की कमी क्यों है कि हम ये 37 साल के लोग भेज रहे हैं। तो भारत के पास 2 कमज़ोरियाँ इस समय, एक जैसे आपने कहा बॉलिंग की कमज़ोरी है और दूसरी कमज़ोरी पावर हिटिंग की है। सो पावर हिटिंग में इस टाइम आप देखें कि पांड्या हैं, लेकिन जडेजा की इंजरी के बाद, उनको चोट लगने के बाद वहाँ भी एक कमज़ोरी पैदा हो गई है। अगला सवाल भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है आदित्य, जो क्योंकि T20 में 4 पावर हिटर्स चाहिए आपको। पाकिस्तान की शक्ति क्या है उसके अंदर? पाकिस्तान की ताकत है कि उनके पास 4 पावर हिटर्स हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान के 4 पावर हिटर्स फिर भी थोड़े से इधर उधर होते हैं, इतने कंसिस्टेंट नहीं है। श्रीलंका जिनके पास कोई बड़ा स्टार नहीं है इस समय, लेकिन उनके पास 4 पावर हिटर्स हैं। अगला सवाल भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है आदित्य, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि पिछले 2 से 3 हफ्तों में एशिया कप के फाइनल को छोड़कर हमने देखा है कि जो चेजिंग टीम होती है वो मैच जीत गई है। क्या आपको लगता है कि आजकल T20 में चेज करना पहले बल्लेबाजी करने से ज़्यादा आसान हो गया है? और एक अच्छा संतुलन बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि हमें अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिले न कि एक तरफा मैच जो टॉस जीतकर तय हो जाए? देखिए, ये T20 में टॉस का भी इशू हो गया है। ओडीआई में भी है, क्योंकि ओडीआई में ज्यादा है कि वो लंबा होता है, और खास करके जैसे उप महाद्वीप के देशों में होता है, तो हमारे यहाँ शाम को ओस पड़ती है, ड्यू पड़ती है, तो उस ड्यू से बॉल गीली हो जाती है। बॉल गीली होने से स्पिनर की ग्रिप नहीं रहती, तो स्पिनर्स तो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। फास्ट बॉलर को भी मुश्किल होती है, तो चेज करने वाले को फायदा होता है बॉल गीली होने से। दूसरी बात यह है कि एक ये टैक्टिकल बात भी है कि जब आप पहले बैटिंग करने आते हैं तो आपको पता नहीं कि हम ये कितने रन बनाने हैं जी। अब जैसे 208 बनाए भारत ने, फिर भी मैच हार गए, तो आप सोचते हैं मुझे तो 250 बनाने हैं, 300 बनाने हैं, कोई टारगेट नहीं होता। तो उस चक्कर में आप कुछ उस चक्कर में आप फिर थोड़ा अफरा तफरी में गलतियां करते हैं जी। लेकिन जब आप चेज करने आते हैं तब आपको पता है मेरा टारगेट तो इतना ही है। तो भारत ने 208 बनाए, तो ऑस्ट्रेलिया का टारगेट 209 बनाना है जीतने के लिए, तो उसी के हिसाब से अपने आप को पेस कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें हैं, एक तो ये कि बाद में जो कंडीशंस चेंज होती हैं, कई बार लाइट की कंडीशंस चेंज होती हैं, और दूसरा जो चेज करने वाले को टारगेट पहले पता होता है। तो अभी आईसीसी ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं, मैं समझता हूँ एक और रूल चेंज होना चाहिए आगे जाते हुए, वो ये कि टॉस हारने वाले को कुछ रन्स मिलने चाहिए एज ए काइंड ऑफ, जैसे कि बोनस होता है। अच्छा। कि मान लीजिए कि एक ओवर में एवरेज 10 रन की होती है, 8 रन की होती है T20 में, तो जो टॉस हारता है उसको 8 रन का बोनस मिलना चाहिए, एक तरह से स्टार्टिंग बोनस। ये मेरा एक बड़ा फालतू आइडिया है, पर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा आगे चलते हुए। जैसे एक नया रूल अभी आ रहा है,
जो भारत में शायद IPL वगैरह में भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी प्रयोग है। अच्छा। वो ये कि मैच के अंदर आप एक इम्पैक्ट प्लेयर ला सकते हैं। तो मैच हो रहा है, 11 आदमी आपके आए या 11 महिलाएं लड़कियां आई खेलने के लिए, आपको लगा कि इस टाइम मुझे एक फास्ट बॉलर चाहिए, या इस टाइम मुझे एक स्पिनर चाहिए, या इस टाइम मुझे एक पावर हिटर चाहिए, तो आप एक खिलाड़ी जो आपकी टीम में था उसको ड्रॉप करके उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं। अच्छा। तो इससे वो इसलिए कि खेल जरा और दिलचस्प हो जाए। तो जब आप इतना कर सकते हैं तो ये टॉस की जो एडवांटेज है, ये टॉस को लॉटरी हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अब टॉस लॉटरी बनता जा रहा है। आखिरी जो सवाल आज का है शेखर, वो भी आदित्य से ही आ रहा है। आदित्य देवस्कर, ये हमारे एक और दूसरे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि न्यूज़पेपर सहित बहुत सारे डिजिटल न्यूज़ आउटलेट्स तेज़ी से सब्सक्राइबर मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत एक लो इनकम कंट्री है और हमारी ग्रोथ को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि हम जल्द ही एक मिडिल इनकम कंट्री बनने की संभावना रखते हैं। इसलिए सब्सक्रिप्शन लेने वाले लोगों की संख्या जो है वो बहुत छोटी है। वो पूछ रहे हैं ऐसे में आप भारत में इस मॉडल के भविष्य को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये दुविधा भी है। दुविधा ये है कि बिना सब्सक्रिप्शंस के हम चल नहीं सकते, बिना पेट्रोल के गाड़ी चल नहीं सकती, चाहे उसके अंदर इंजन भी हो, है ना। इंजन हो उसके बाद भी पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल तो इनकम चाहिए हमारे को। लेकिन ये भी आपकी बात भी ठीक है कि भारत में इतने लोगों के पास इतना सरप्लस नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप फिल्म देखने जाते हैं, वहाँ पॉपकॉर्न खाते हैं, चाहे आप मेट्रो से भी जाएं, अब गाड़ी से ना जाएं, मेट्रो से जाएं, अपनी गाड़ी से जाएंगे तो पार्किंग के भी पैसे देंगे जी। तो जितने वो पैसे देंगे 300-400 रुपए, उसमें से तो आप एक महीने के लिए द प्रिंट पढ़ सकते हैं आराम से, अगर हम पे बॉल के पीछे भी हों तो। एक तो बात ये है, तो ये मैं बार बार अपील करता हूँ कि ऐसे देखिए, आप सोचिए कि मैंने एक कॉफ़ी, एक सैंडविच या 2 समोसे, एक चाय और एक आइसक्रीम खाया, इतने में आप एक महीने के लिए प्रिंट अगर पे बॉल में हो तब भी पढ़ सकते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है आपके जैसे और लोग होने चाहिए, आपने सब्सक्राइब किया और लोग होने चाहिए, लेकिन उसकी वजह से हम ये भी नहीं चाहते कि हम पे बॉल के पीछे चले जाएं ताकि औरों को, और जो पैसा या तो नहीं दे सकते या भी नहीं देना चाहते, वो हमको एक्सेस ना कर पाएं। तो तरीका हमने ये निकाला है कि जैसे समय आगे बढ़ेगा हम अपनी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनको पे बॉल के पीछे करते जाएंगे। सबने कुछ, जैसे पहले 10%, फिर 15%। तो हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो साइड पे एक लिखा होगा द फाइन प्रिंट, वहाँ पे लिखा होगा फ्री फॉर ए लिमिटेड टाइम। तो उस जैसे आर्टिकल जो उस एरिया में आते हैं फाइन प्रिंट में, वो आर्टिकल्स होंगे जो पे बॉल के पीछे जाएंगे, क्योंकि किसी समय तो ये कहना पड़ेगा कि देखो भाई ये फ्री हो नहीं सकता। मुझे पता है हम जरा देश है फ्रीडम फाइटर्स के, इसलिए हमको सब कुछ फ्री चाहिए, है ना। तो फ्री है, मोदी जी भी फ्री देते हैं, सबके घर में अनाज भेज रहे हैं, अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली देते हैं, कोई और फ्री कुछ और देता है। तेलंगाना में आप देखिए तो फ्री आपको स्कूल जाने के लिए बस्ते भी मिलते हैं, किताबें भी मिलती हैं, उसके पीछे KCR की फ़ोटो भी होती है। तो ये सब फ्रीबीज और रेवड़ी की उसके बाद बहस भी होती है। तो मीडिया फ्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया फ्री नहीं चल सकता। क्योंकि देखिए, एक अंग्रेज़ी में कहते हैं कि अगर कोई चीज़ फ्री है तो ये सोचिए कि उसमें आप प्रोडक्ट है ना। तो आप वो ना बनिए, आप मीडिया के लिए कुछ कोशिश करिए। अगर आप फिल्म के लिए दे सकते हैं, सैंडविच के लिए दे सकते हैं, कॉफ़ी के लिए दे सकते हैं, चिप्स के लिए दे सकते हैं, मैं नहीं कहता वो सब मत खाइए। तो एक थोड़ा सा पैसा मीडिया के लिए भी निकाल सकते हैं, न्यूज़ मीडिया के लिए। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एक बार फिर आप सभी से, स्पेशली हमारे मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स से धन्यवाद करना चाहूँगी। आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगी एक बार फिर कि आप हैं इसलिए हम हैं। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, और आपका अच्छा वीकेंड रहे। और अभी थोड़े समय में हम फिर त्यौहार का सीज़न भी आने वाला है। भारत बड़ा अच्छा देश है, यहाँ तो हर महीने एक त्यौहार का सीज़न आता है, पर ये बड़े वाला आ रहा है अभी, दशहरा दिवाली वाला। तो आपको सबको एडवांस में शुभकामनाएं। हालांकि साथ के साथ भी हम देते रहेंगे।